नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा जब भी ईपीएफओ की बात होती है एक चीज काफी लंबे समय से सेम रहा है और वो है वेज सीलिंग। क्या है कि 15,000 तक अगर आपकी सैलरी है तो कंपलसरी ईपीएफ के अंदर आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, लेकिन फाइनली यहां पर ये बढ़ने जा रहा है। आप देख सकते हो खबर, न्यू ईपीएफ वेज सीलिंग ऑफ ₹25,000 हु विल बेनिफिट एंड व्हाट इट मींस फॉर ईपीएफ सब्सक्राइबर्स। इसको डिटेल से समझेंगे, यहां पर ईपीएफओ होता क्या है, किस तरह से चीजें वर्क करती हैं, इससे क्या बदलाव होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं। आज से ही हमारा जो नया बैच है उसका लास्ट डेट है एडमिशन लेने का। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो तैयारी कराई जाएगी, लेकिन साथ ही साथ मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको और जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है ना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया है कि जो वेज सीलिंग है, डोंट वरी मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है। ये जो वेज सीलिंग है मैंडेटरी ईपीएफ कवरेज का, इसको 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाएगा। और ये जो प्रपोजल है फाइनली कैबिनेट के द्वारा जब अप्रूव हो जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जा सकता है। मतलब आप समझिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया है, बस कैबिनेट के अप्रूवल की देरी है। और देखना होगा कि एग्जैक्टली सरकार कब से इसको लागू करेगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगले जो फाइनेंशियल ईयर है वो तब से लागू होगा। खैर, इसको और समझने से पहले ईपीएफओ है क्या। देखो, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत का लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आती है। तो बेसिकली क्या है ना, जो रिटायरमेंट और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है एम्प्लॉयज के लिए पूरे देश भर में, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं जहां पर 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उनके जो रिटायरमेंट और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है एम्प्लॉयज का, उसको एडमिनिस्टर करती है ये जो ईपीएफओ है। और इसको बनाया गया था बेसिकली 1952 के एक्ट के तहत, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एंड ये आप कह सकते हैं कि दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, क्योंकि इसके अंदर जो मेंबर्स की संख्या आप देखोगे, जो टोटल एसेट्स ये कवर करते हैं, तो बहुत ह्यूज है ये। और इसका जो ऑब्जेक्टिव आप देखोगे तो यही है कि रिटायरमेंट के लिए लोगों के पास सेविंग्स रहे, पेंशन रहे एटलीस्ट रिटायरमेंट के बाद, इंश्योरेंस बेनिफिट यहां पर मिले, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे एम्प्लॉयमेंट और रिटायरमेंट के बाद। तो ये मेन मकसद होता है। अच्छा, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज समझिए, ये जो ईपीएफओ है वो मेनली 3 स्कीम्स चलाती है, 3 स्कीम्स को मैनेज करती है। एक है ईपीएफ, दूसरा है जो पेंशन वाला एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस, और तीसरा बेसिकली इंश्योरेंस वगैरह होता है। अब देखो, इसको समझाता हूं मैं आपको वर्क कैसे करता है। जैसे मान लीजिए आप सब जानते हैं कि अगर आपकी सैलरी इमेजिन करो 10,000 रुपए, ठीक है, किसी की सैलरी 10,000 रुपए, तो अब उसको कंपलसरी इसके अंदर आना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर जहां पर 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है। तो अगर वहां पर 10,000 किसी की सैलरी है तो इसका 12% जो एम्प्लॉय है वो तो कटेगा ही, प्लस 12% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को अपनी तरफ से देना पड़ेगा। तो यहां पर जो एम्प्लॉय है, ठीक है, उसका पूरा का पूरा जो 12% है, मतलब 10,000 रुपए का 1,200 रुपए कट जाएगा, और वो कहां जाएगा, डायरेक्टली ईपीएफ के अंदर में जाएगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। और जो एम्प्लॉयर वाला 12% कंट्रीब्यूशन है, इसका 8.33% ये चला जाएगा ईपीएस के अंदर, पेंशन वाले के अंदर, और बाकी का जो बचा है ना, ये आपका 3.67% ये चला जाता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के अंदर। तो इस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं। तो बेसिकली क्या है ना, जो ईपीएफ है वो जब आप रिटायर होते हो 60 ईयर्स के बाद, तो यहां पर आपको वो कंट्रीब्यूशन जो आपने कंट्रीब्यूट किया है वो आपके रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा खासा पैसा आपको डायरेक्टली मिल जाता है। और जो पेंशन है वो आपको हर महीने के हिसाब से जो है मिलती रहती है। और साथ ही साथ कुछ इंश्योरेंस में भी चला जाता है। बेसिकली इंश्योरेंस इसीलिए होता है कि आप जब काम कर रहे हो तो उसी बीच अगर बाई चांस मृत्यु हो गई, दुर्घटना हो गई, तो आपके जो नॉमिनी है उनको यहां पर पैसा दे दिया जाता है। तो ये मेन 3 स्कीम है जिसको ईपीएफओ मैनेज करती है। अच्छा, वेज सीलिंग क्या होता है। बेसिकली वेज सीलिंग का मतलब ये नहीं है कि किसी को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, किसी को उतनी मिलनी चाहिए, वो नहीं है। बेसिकली क्या है ना, जैसे मान लो अगर किसी की 50,000 सैलरी है, वो भी ईपीएफ के अंदर आ सकता है, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर आप काम कर रहे हो, तो क्या आपका एम्प्लॉयर वो 12% देने के लिए रेडी है कि नहीं।
वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन सरकार ने नियम बना रखा है कि अगर आप इस सीलिंग के अंडर में हो तो आपको मैंडेटरी इसमें आना पड़ेगा। मतलब ये कानून है कि आपको ईपीएफओ के अंदर आना ही आना है अगर आप इस सैलरी सीलिंग के अंदर में आते हो। तो अभी तक ये कितना चल रहा था, 15,000 रुपए, लेकिन अब सरकार इसको 25,000 कर देगी। मतलब जिन लोगों की भी सैलरी 25,000 रुपए तक है उनको कंपलसरी इसके अंदर आना पड़ेगा। मतलब एम्प्लॉय का 12% इसमें से कटेगा और एम्प्लॉयर को अपनी तरफ से इसका 12% इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो ये समय समय पर बढ़ता रहता है। 2001 के पहले तो बहुत कम था, 2001 में इसको बढ़ाकर 6,500 रुपीस किया गया, फिर सितंबर 2014 में इसको 15,000 किया गया था। और सोचिए आज 12 साल से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक उतना ही ये चल रहा था। तो जरूरी था कि इसको यहां पर बढ़ाया जाए। अब ये बढ़ाया क्यों जा रहा है ये भी सवाल आएगा। जाहिर सी बात है कि अब 15,000 अब तो बहुत नॉर्मल हो गया है ना। किसकी सैलरी, मतलब अभी भी होंगे लोग जिनकी सैलरी 15,000 तक होती है, लेकिन अब काफी हद तक आप कह सकते हो लोगों की सैलरी 15,000 से ऊपर ही है। यहां पर इन्फ्लेशन जिस तरह से चल रहा है, फूड, हाउसिंग, एजुकेशन, तो जरूरी हो जाता है कि इसको बढ़ाया जाए। नॉर्मल आजकल 20,000 रुपए सैलरी हो जाती है। फिर सैलरी ग्रोथ भी हुआ है लोगों का। मतलब एंट्री लेवल अगर आप एम्प्लॉइज देखोगे तो 18,000 से 25,000 चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ये बढ़ना चाहिए। फिर इसके अलावा फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, क्योंकि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, ये सब में ग्रोथ हुआ है। तो मिलियंस ऑफ वर्कर्स आज के डेट में 15,000 रुपए से 25,000 रुपए कमा रहे हैं। लेकिन क्योंकि कानून में ये सीलिंग 15,000 तक ही था, ये जितने भी एम्प्लॉइज हैं 25,000 तक वाले, वो ये अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे रहे थे। तो अब यहां पर उनको कंपलसरी आना पड़ेगा। फिर साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी गोल भी है। सरकार चाहती है कि रिटायरमेंट सेविंग्स हो, लोगों का पेंशन हो, इंश्योरेंस हो, तो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा यहां पर लोगों का कवरेज हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसको बेनिफिट होगा। जाहिर सी बात है जिनकी 15,000 तक सैलरी थी वो तो थे ही पहले से, लेकिन अब 15,000 से 25,000 तक के बीच में सैलरी, स्पेशली जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गए, रिटेल स्टाफ, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, ये ऑलमोस्ट इतने सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो अब इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब आप कह सकते हो मिलियंस ऑफ एडिशनल वर्कर्स अब इस सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में आने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एम्प्लॉयज को इससे फायदा क्या होगा। जाहिर सी बात है जब आप इसके अंदर आते हो आपका कुछ सैलरी में से पैसा कटता है, लेकिन डेफिनेटली रिटायरमेंट के लिए आपका अच्छा खासा पैसा कलेक्ट हो जाता है। तो मतलब जब आप रिटायर होते हो तो यहां पर आपको एक ह्यूज सम ऑफ अमाउंट मिलता है, जो आप अपने अलग चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दुकान खोल सकते हैं, कुछ भी आप कर पाओगे। फिर साथ ही साथ पेंशन भी आपको हर महीने यहाँ पर कुछ पैसा मिलता रहेगा। मैंने आपको बताया ना कि आपका जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें से 8.33% ईपीएस में जाता है, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। तो वो पेंशन, वहां से पैसा आपका पेंशन में आता रहता है। इंश्योरेंस भी इसके अंदर आपको मिलता है, लोन फैसिलिटीज भी मिल जाएगी। मतलब ईपीएफ जो है वो विड्रॉल जो है वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मतलब आपका पैसा जमा हो रखा है, मान लीजिए अचानक से कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई, किसी की शादी करानी है, तो उस केस में भी यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए, होम रिनोवेशन के लिए, उसमें से कुछ पैसा आप निकाल सकते हो। टैक्स बेनिफिट भी इसके अंदर आपको मिलता है, जिसकी वजह से काफी अट्रैक्टिव हो जाता है ये एम्प्लॉयज के लिए। और इकोनॉमी को भी फायदा होता है, क्योंकि इससे हाउस होल्ड सेविंग्स भी बढ़ेगी, सोशल सिक्योरिटी और ज्यादा स्ट्रांग होगा देश के लोगों का। ओल्ड एज जो पॉवर्टी की हम बात करते हैं देश में, वो यहाँ पर थोड़ी सी कम होगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन और ज्यादा बेटर होगा, फॉर्मलाइजेशन होगा लेबर का, बहुत सारे इससे फायदे हो सकते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इससे चैलेंजेस भी है, क्योंकि जो भी लोग मान लो 25,000 तक कमा रहे हैं और उनको लगेगा कि यार मेरे को तो पहले हर महीने थोड़ा सैलरी अच्छा मिलता था, ज्यादा मिलता था, अब थोड़ा सा कम हो गया, वो एक बार के लिए उनको लगेगा। लेकिन उनको एक चीज समझनी होगी कि आगे के फ्यूचर के लिए उनके लिए काफी बेटर हो जाता है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर है उसका भी तो कॉस्ट बढ़ेगा। पहले मान लो किसी को वो 20,000 रुपए देता था, अब क्या है 20,000 के साथ साथ उसका 12%, मतलब आप समझो कितना हो गया, 2,400 रुपए अब एम्प्लॉयर का एक्स्ट्रा कॉस्ट यहां पर लग जाएगा। तो इसकी वजह से जो एम्प्लॉयर का कॉस्ट है वो भी बढ़ रहा है, स्पेशली एमएसएमई, स्मॉल फैक्ट्रीज, रिटेल बिजनेस, वो सब इंपैक्ट हो सकते हैं। फिर साथ ही साथ कंप्लायंस बर्डन भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज को रजिस्टर करना पड़ेगा, मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, डिपॉजिट कॉन्ट्रीब्यूशन समय पर करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना, तो उसके लिए अगेन खर्चा बढ़ जाता है। और स्पेशली जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनका कैश फ्लो में भी इशू आ सकता है। कहने का मतलब ये कि जिन बिजनेसेस का बहुत ही थिन मार्जिन होता है ना, उनके लिए ये सारी चीजें हैंडल करना, एक्स्ट्रा खर्च उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये सब कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं। और देखो अगेन यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा चार्ट है, इसमें आप अच्छे से समझ पाओगे ईपीएफ, ईपीएस और एनपीएस में डिफरेंस क्या है। ईपीएफ बेसिकली रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए होता है, ईपीएस बेसिकली पेंशन, और ये दोनों ईपीएफओ ही मैनेज करती है। और जो एनपीएस है ये बेसिकली रिटायरमेंट सेविंग्स एंड पेंशन दोनों के लिए है, और ये पीएफआरडीए मैनेज करती है। यहाँ पर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, इसमें एम्प्लॉयर का एलिजिबल शेयर होता है, और यहाँ पर एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉयर डिपेंडिंग किस सेक्टर में है उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन होता है। और बेनिफिट इसमें
लमसम आपको अमाउंट मिल जाता है ईपीएफ में रिटायरमेंट के बाद। यहाँ पर मंथली पेंशन आता रहता है और यहाँ पर मार्केट लिंक्ड कॉर्पस होता है जो आपको जो भी आप चूज कर सकते हो उस हिसाब से आपको पैसे मिलते रहते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, ये जो सरकार चेंजेस कर रही है ये एक ब्रॉडर लेबर रिफॉर्म्स का हिस्सा है, क्योंकि भारत में कोशिश यही हो रहा है कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, वर्कर वेलफेयर मजबूत किया जाए, सोशल प्रोटेक्शन हो। और इसके लिए आप देखोगे तो सरकार और भी कई कदम उठाई है। ई श्रम पोर्टल हो गया, लेबर कोर्स, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, डिजिटल ईपीएफ। आपने देखा होगा आजकल काफी चर्चा हो रही है कि आप एटीएम से पैसे विड्रॉ कर लो अपना ईपीएफ का। तो वो सारे रिफॉर्म्स ला रही है ताकि चीजों को और आसान बनाया जाए। देखते हैं इससे क्या फर्क आता है, बट आई होप कि ये जो भी कुछ चल रहा है यहाँ पर जो 15,000 से 25,000 वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है। आप बताइए कौन सा करेक्ट होगा। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टडी IQ के साथ जुड़िए। यहाँ पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो हम तैयारी कराएंगे। 18 बुक्स का पूरा सेट हम आपके घर पर भेज देंगे। प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फी भी हम आपको रिफंड कर देंगे। मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, अभी भी ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए। डायरेक्टली परचेस करने के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।